अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो है अभी एंड न्यू की वीडियो पाकिस्तान से रिलेटेड। सो देखते हैं वीडियो में क्या है। और जो है उम्मीद है कि इससे पहले वाली वीडियोस पे रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पर भी पसंद आएगा। और जो है सॉन्ग्स पे मैं रिएक्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट का इशू आ जाता है। मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोस भी सर्च की कि मतलब रिएक्शन वीडियो इस तरीके से जहाँ कॉपीराइट ना आए कैसे रिकॉर्ड करें। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन वो फिर भी कॉपीराइट क्लेम आए जा रहा है। उसकी वजह से मेरी वीडियो ब्लॉक भी हो सकती है। तो जो है सॉन्ग्स पे रिएक्ट इस वजह से मैं नहीं कर सकती कंटिन्यू। तो उम्मीद है कि आप मुझे सजेशन में ऐसी वीडियो सजेस्ट करें जो सॉन्ग्स वगैरह से दूर हों ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ सके। बाकी मुझे सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, मैं सुन रही थी, मैं एंजॉय कर रही थी। सॉन्ग्स वाली वीडियो से दूर जो है सजेशन मुझे दीजिएगा तो वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। गैस के गुब्बारे भर रहे हैं क्योंकि उनके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं। पाकिस्तान फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ये पूरा का पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है बल्कि इसलिए क्योंकि पुलिस की नौकरी के एग्जाम्स चल रहे हैं। 30,000 से ज्यादा लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और पोस्ट है बस 1667। पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हुई कैसे? क्यों ये देश हमेशा कर्जे में रहता है और अमीर देशों से पैसे मांगता रहता है? इन सारे सवालों के जवाब उनकी हिस्ट्री से हमें मिल सकते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। उनको आदत होगी देखना है कि हम पाकिस्तान की गलतियों से क्या सीख सकते हैं। ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन। बहुत कुछ सीख सकते हैं। सक्सेस और फेलियर की टाइमलाइन आपके सामने रखेंगे। हमारे पड़ोसी देश से इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ मिस्ट्री। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ओवर सोसाइटी। भारत के मिलिट्री और पाकिस्तान के मिलिट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो ये कि भारत की मिलिट्री लोगों के लिए काम करती है और पाकिस्तान की मिलिट्री अपने लिए काम करती है। The military has officially ruled Pakistan for nearly half of the country's existence. The military runs 50 commercial entities. Once you become an officer, you become entitled to a lot and you take a lot for granted. पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, यानी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर मिलिट्री के जनरल के पास है। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत दो देश फॉर्म हुए और बस 2 महीने बाद पहले वॉर में उतर गए। इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर कहते हैं। इस वॉर का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान की लीडरशिप कॉन्स्टेंटली डर डर कर जीने लगी कि भारत हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। ये डर पाकिस्तान पर इतना हावी होने लगा कि शुरुआती दिनों में उनके बजट का 70% मिलिट्री पर स्पेंड होता था। जैसे जैसे मिलिट्री ज्यादा पावरफुल होने लगी, पावर शिफ्ट होने लगी गवर्नमेंट से मिलिट्री की ओर। लेकिन 1954 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को अगले 70 सालों के लिए डार्क एजेस में ढकेल दिया, एंड दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी? ये एक एंशिएंट रोमन लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल पावर्स देती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने के लिए जो शायद एग्जिस्टिंग लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ये ऐसे स्टेप्स होते हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो सकते हैं लेकिन उस समय लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी होता है। ये डॉक्ट्रिन एक इमरजेंसी की तरह जो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज होना चाहिए और एक बार लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश हुई फिर पावर वापस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास शिफ्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान के तब के गवर्नर जनरल ने असेंबली यानी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तानी लोगों को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। कुछ ही दिनों पहले गवर्नर जनरल ने पीएम को भी अपने पोस्ट से हटा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल ऐसे ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल का साथ दिया। उन्होंने इस एक्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंडर लीगल माना। इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल मिलिट्री ने बार बार गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए किया, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को हराने के लिए किया और अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए किया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान ने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। एक के बाद एक अलग अलग जनरल्स ने प्राइम मिनिस्टर्स को ही अपनी पोस्ट से हटा दिया और पावर अपने हाथ ले ली।
और लोगों का भी जनरल परसेप्शन ऐसा ही बन गया था कि पॉलिटिशियंस से तो मिलिट्री ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सरकार गिराने में व्यस्त है। एक देश को आगे ले जाने का काम, सही पॉलिसीज पर फोकस करने का काम मानो किसी ने किया ही नहीं। 2009 में कोर्ट्स ने जाकर इस डॉक्ट्रिन को रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैड बिकम अ वे ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। मिस्टेक नंबर 2, वन यूनिट पॉलिटिक्स एंड डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं और उनका कल्चर, भाषा एक दूसरे से अलग अलग है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एट दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 5 अलग I think मुझे इससे काफी वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान। 1955 में एक बिल पास हुआ जिससे आज के बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सारे प्रोविंसेस को एक एंटिटी बनाया गया। आइडिया ये थी कि पावर एक हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो, डिसीजंस फास्ट लिए जा सके और पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो। लेकिन हुआ कुछ और ही, लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे क्योंकि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहीं खो गई। डेवलपमेंट हुआ लेकिन चुनिंदा जगहों पर, रिमोट एरियाज कंप्लीटली इग्नोर हो गए। ये सारा डिस्कंटेंट पंजाब प्रोविंस को छोड़ के बाकी सारे प्रोविंसेस में होने लगा। We'll examine it one by one. पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची हुआ करती थी, जो सिंध प्रोविंस में थी, लेकिन 1960s में एक नया कैपिटल इस्लामाबाद बनाया गया। सिंध के लोगों ने इस कैपिटल चेंज को काफी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने वन यूनिट स्कीम के अगेंस्ट भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बट ऑल दीज प्रोटेस्ट वर क्वॉश्ड। सिंधी लैंग्वेज को भी दबाया गया क्योंकि सारा डेवलपमेंट एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड था। पश्तूनी ट्राइब्स और बलूचिस्तान एरिया के लोग मानो पराये हो गए, एलिनेट हो गए। अगर आप बलोची इंसर्जेंसी और वहाँ के रिबेलियंस की हिस्ट्री पढ़ते हो तो सारे रिबेलियंस वन यूनिट स्कीम के बाद ही शुरू हुए। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर हुआ। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को गौर से स्टडी करते हो तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जियोग्राफिकल और कल्चरल दोनों टाइप की दूरी थी। वेस्ट पाकिस्तान उर्दू बोलता था और ईस्ट पाकिस्तान बंगाली। फिर भी 1952 में पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनी उर्दू। पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आता था। 1958 तक पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट्स का आधा ईस्ट पाकिस्तान देता था। That's 50%. On the other hand, वेस्ट पाकिस्तान ज्यादा इंपोर्ट करता था, पैसे ज्यादा स्पेंड करता था। फॉरेन एड जो भी आता था वो ईस्ट में सिर्फ 23% जाता था और बाकी का सारा वेस्ट में रहता था। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान में 20 ऐसी फैमिलीज हो गई थी जो सारे नेशन का वेल्थ कंट्रोल करती थी, और ये सारी फैमिलीज वेस्ट पाकिस्तान में ही थी। ईस्ट पाकिस्तान में ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर था ही नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट 1970s में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया जिसमें 5 लाख लोगों की जानें गई और रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुंचने में बहुत समय गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे कई और रीजंस हैं जिनकी वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई और एज अ रिजल्ट बांग्लादेश पैदा हुआ। मिस्टेक नंबर 3, एक्सट्रीमिज्म का सहारा। पाकिस्तान के इस लीडर ने सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं पूरे एशिया का फ्यूचर बदल कर रख दिया। ये है जनरल जिया उल हक। उन्होंने 1977 में एक मिलिट्री कू किया और वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। उनकी प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे पाकिस्तान रेडिकलाइज होता गया। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और पाकिस्तान को अपना एक लॉन्ग टर्म एलाई मिल गया, अमेरिका। CIA ने ISI के साथ एक डील की कि वो सोवियत से लड़ने के लिए एक रेबल फोर्स तैयार करेंगे। ये रेबल फोर्सेस अफगानिस्तान में जाकर अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे ताकि अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान ना जाना पड़े। इस टाइप ऑफ वॉरफेयर को प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से काफी फंडिंग, वॉर मटेरियल, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिल रहा था और ये पाकिस्तान के थ्रू मुजाहिदीन आई थिंक दूसरी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए हमारी कंट्री से। यूएसए से $5.3 बिलियन मिले। इसी पीरियड में तालिबान एस्टैब्लिश हुआ जो आज मतलब ये हम फखर से नहीं सिर्फ दर्द बन गया। प्रॉक्सी वॉरफेयर, अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप, ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और इनके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। सोच के हमारा मुल्क इतना पाकिस्तान पीछे ने है। तालिबान को ट्रेन किया। तालिबान इस शब्द का लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट। जहां अफगानी रेबल्स की लड़ाई सोवियत इन्वेजन के अगेंस्ट थी, पाकिस्तान ने इस लड़ाई को एज अ रिलीजन की लड़ाई प्रेजेंट किया। इस फंडामेंटल आइडिया के बेसिस पर कई ऑर्गेनाइजेशंस बने। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गई तो ये लोग करेंगे क्या? मानो इनकी जॉब चली गई, उनको आने वाली फंडिंग ही चली गई, तो उन्होंने अपना निशाना ही बदला और आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे डेंजरस अटैक्स किए। आज कई लोग कहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा जमाना चाहता है। ये सांप थे जो कभी ना कभी अपने मालिक को काटने ही वाले थे। दिस चेंज द वर्ल्ड फॉरएवर।
अब मुद्दे पर आता है, आज हमें पाकिस्तान से सीखना है ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही गलतियां ना करें। पहला लेसन ये है कि डेवलपमेंट को यूनिवर्सल होने की जरूरत है। डेवलपमेंट सिर्फ कुछ ही एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। भारत की 70% जनता आज भी रूरल एरियाज में रहती है। अगर वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुंची तो दो ही चीजें हो सकती है, एक कि शहर ओवर पॉपुलेट हो जाए और दूसरा कि गाँव में लोगों के पास इलीगल काम करने के बजाय कोई ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। A nation is as strong as its weakest citizens. ये एक सच। सेकेंड लेसन ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में सुधार लाने होंगे, फिर वो सेंटर हो, स्टेट हो या हो कोई ग्राम पंचायत। ये सारे सिस्टम्स देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बने हैं, लेकिन लगता है कि हमारी सरकार ये भूलती चली जा रही है। भारत में पावर किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, जुडिशरी लॉज को प्रोटेक्ट करता है और एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ये डिवीजन ऑफ पावर एक हेल्दी डेमोक्रेसी का लक्षण है। तीसरा और आखिरी लेसन आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना इम्पोर्टेंट है। भारत है सैम मैनेकशॉ जैसे लोगों की वजह से। 1971 का एक किस्सा है जब इंदिरा गांधी ने सैम मैनेकशॉ को एक काफी ब्लंट सवाल पूछा, When are you taking over? क्योंकि उस समय पाकिस्तान में यही हो रहा था, अलग अलग जनरल्स प्राइम मिनिस्टर्स को ही अपनी कुर्सी से हटा रहे थे। लेकिन सैम बहादुर जानते थे कि आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए और उन्होंने साफ कह दिया, You mind your own business and I will mind mine. ये है हमारा मिलिट्री स्टैंडर्ड जो आज तक भारत में फॉलो होता आया है, इसीलिए भारत में आज तक एक भी मिलिट्री coup नहीं हुआ है। हमारी मिलिट्री शायद दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री ना हो, लेकिन जब स्टैंडर्ड्स की बात आती है तो सच में हमारी मिलिट्री नंबर 1 है। एक फंक्शनिंग देश के दो मेजर स्तंभ होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी, जो ना होने की वजह से पाकिस्तान बार बार IMF के पास जाता है और उनसे बेल आउट की मांग करता है। अगर आपको इस वीडियो यहीं पर एंड होती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मुझे तो बहुत 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 दुख हो रहा है कि मेरी जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी सिचुएशन है और हम लोग अब इन सबसे बाहर कैसे आएंगे। I mean, कोई भी पॉलिटिशियन अपनी कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, और बिल्कुल ठीक ही लगता है। और इस वजह से मुझे काफ़ी हर्ट फील हो रहा है पर्सनली, मतलब कि हमारे कई लोगों ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, चाहे वो दोनों कंट्रीज़ के साइड से हो, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो एक ही थे। दोनों साइड से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई, जाने दी गई, कई लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई। उसके बाद जो है आप उस ज़मीन की कदर ना करें, उस ज़मीन को वैल्यू ना दे, तो बहुत अफसोस की बात है ये। और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब मैं इस तरीके से बातें सुनती हूँ। बाकी आवाम जो है वो तो पिस रही है, पॉलिटिशियंस फिर भी इस सिचुएशन में भी खुशहाल है, अपनी लाइफ जो है लेविश तरीके से जी रहे हैं। लेकिन जो आम आवाम है वो बेचारी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, खाने की, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, हर तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वक्त बहुत जल्दी बुरा वक्त गुजर जाए और अच्छा वक्त आ जाए, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको हमारी कंट्री से कुछ सीखना चाहिए। I mean, इस बुरे वक्त से सीखना चाहिए। और मैं तो बस प्रे कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, दुआएं ही मांग सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रिएक्शन और वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट मुझे भी कीजिएगा, इन बुरे हालात में सपोर्ट मुझे भी कर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।